हेलो बच्चों, आप सबका ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी की एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए थे जो कि घटना चक्र टो सीरीज से है और हम इसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो को एग्जाम को कवर करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 का अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हिंदी से। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश। इसके बारे में जानते हैं कि अपभ्रंश से ही हिंदी, बंगाली, गुजराती और मराठी, पंजाबी, उर्दू, इन सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ है। तो किससे हुआ है? कुटिल लिपि से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ओ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर में क्या आता है? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त में क्या आता है? ए, आय, ओ, आओ। तो उसने पूछा था कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी दीर्घ स्वर में है। उसने पूछा नहीं तो ओ। क्वेश्चन नंबर चौथा, आय के उच्चारण स्थान का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा कंठतालब। ए और आय, ये वर्ड कंठतालब से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टा, ठा, डा, ढा, सा। क्वेश्चन नंबर 6, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जितनी नदी, पहाड़, पर्वत, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। अगर इसके आगे कुछ जुड़ जाए तो उसकी संज्ञा चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोगी। जोगी पुल्लिंग है, बाकी सभी अमावस्या, नर्मदा, ये सभी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, कौवा के स्त्रीलिंग को निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा का स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा जोड़ दिया जाता है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा कौवा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से समति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समितियां। क्वेश्चन नंबर 10, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 11, विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण क्षम, जबकि इसका विशेष हो जाएगा, अगर विशेष पूछता तो वो क्षमा हो जाएगा। और जैसे मान लो फैन है, तो फैन का हो जाएगा फेनिल, भ्रम का हो जाएगा भ्रामक। ये विशेष है, ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है? तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। इसको पहचानने के लिए जब कर्ता एक क्रिया को कराकर दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित में निम्न और किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या होती है? कि किसी वस्तु के लिए कुछ किया जाना या कुछ दिए जाने का भाव हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह आई तो मैं तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? इसमें काल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? जिसमें वर्तमान काल के पूरे होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत
से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धतस्तम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वांझ। कुछ एग्जाम्पल जैसे बच्चा का हो जाता है वस्त, और कागज का हो जाता है जैसे कार्य हो गया, एक कार्य का हो गया काज। इसी प्रकार वत्स का हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18, कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कामदेव के। कामदेव के हम और भी पर्यायवाची देखते हैं। कामदेव के जैसे एक होता है अनंग, एक हो जाएगा रतिपति, मदन, मनमथ, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में कृपण का विरुद्धार्थी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदार। क्वेश्चन नंबर, एक चीज इसमें याद रखना कि उदार का प्रॉपर अगर इसको लिखना है विलोम शब्द, इसका हो जाएगा अनुदार, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें उदार आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अवसरवादी। क्वेश्चन नंबर 21, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोखिम मोल लेना, डी। क्वेश्चन नंबर 22, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभय का मतलब होता है निडर, उभय का मतलब होता है दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत में इसका कह प्लस आवत लिखते हैं संधि विच्छेद में, तो इसका हो जाएगा प्रत्यय आवत। ऑप्शन पूछता तो आगे जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनादि। क्वेश्चन नंबर 25, तो स्वर संधि 3 टाइप की होती है, हम पढ़े हैं कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, उसमें पूछा तो नहीं, तो अनादि। क्वेश्चन नंबर 25, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाव प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगला 27, अशुद्ध बरतने वाला शब्द है, तो इसमें शुद्ध बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानवीकरण। ये सही लिखा है, बाकी सभी गलत लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो कुंडलिया में प्रथम शब्द और अंतिम शब्द समान होता है। क्वेश्चन नंबर 29, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। जो रसखान थे ये सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति सागर के कवि थे। क्वेश्चन नंबर अगला 30, चंद्रकांता का उपन्यासकार बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा देवकीनंद खत्री। हम देवकीनंद खत्री की 2-3 और देख लेते हैं, जैसे कुसुम कुमारी और गुप्त गोदान, ये भी किसकी है? देवकीनंदन खत्री की। एक चीज हम याद रखते हैं कि धर्मवीर भारती का एक नाटक है, उसका नाम है अंधा युग। क्या है? अंधा युग। अब आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 2 में जाते हैं, तो इसमें रीजनिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, देखो 13 से 14 हुआ, ये -2, फिर 79, फिर -177। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बताए थे कि डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस देखते हैं। 13 से 14 में +1 का, यहाँ देखिए +14 का, ये -2, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 16 का। फिर इसमें अंतर कितना हो गया? -2 है, इसको 79 प्लस तक जाने हैं, तो इसमें अंतर कितना है? इसमें है 81 का। और अगले वाले में कितना है? अपन को 79 से माइनस का 177 तक जाना है, तो इसमें कितने का अंतर है बताइए? इसमें 256 का। तो एक चीज देखने से ये पता चल रहा है कि ये 1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है।
ये 16 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसे देखने से एक बार देखो, ये 1 हो गया, ये 2 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 कैसे, 3 का स्क्वायर, ये 4, 4 का स्क्वायर से 16 आ गया। इसी प्रकार 5 का फिर स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। 625 तो ये प्लस का है, लेकिन इसमें 625 जोड़ेंगे तो जुड़ेगा कैसे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें घट जाएगा कितना 177। इसको घटाएंगे तो आएगा 448। इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए युग्म की दोनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें देखते हैं कि 61 से 97 कैसे बना है। तो देखो 61 से देखने पे लग रहा है कि ये आसपास किसी का वर्ग या इसके आसपास होता है कुछ, या क्यूब, तो इसको देखने से लग रहा है कि ये 8 का स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं कि 8 का, इसके बाद इसमें और क्या देखने से पता चल रहा है 97 है, तो 97 इसका लग रहा है कि इस 10 के आसपास का स्क्वायर है, तो इसको 10 का स्क्वायर। लेकिन देखो 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, लेकिन इसमें 61 आया तो इसमें -3 किया, ऐसे -3 किया होगा, तब ये 61 आया, ये कितना आया 97। तो इसी प्रकार ये -3 करके आया है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखो इसमें 147 और 199, अगर हम इसमें -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और 199 में अगर माइनस करेंगे तो 196, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया, ये फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। एच कितना होता है 8, फिर 9, ये 12 है, सभी की अकॉर्डिंग का लिख लेते हैं अक्षर। इसे ओ होता है 15, पी होता है 16, एस होता है 19, डी होता है 4, ई होता है 5, एच होता है 8, ए होता है 1, बी होता है 2, डी होता है 4। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है। देखो 8 से 1 9, प्लस 1, 9 से 12 प्लस 3, इसमें कितना हो गया 15 16 प्लस 1, 16 से 19 हो गया प्लस 3, 4 से 5 हो गया प्लस 1, 5 से 8 हो गया प्लस 3, 1 से 2 हो गया प्लस 1, ए हो गया प्लस 2। तो देखो यहाँ पे सभी में 3 3 ऐड हो रहा है, बाद में इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, मतलब किस तरह बैठेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर होगा जी। तो देखो इसमें इसको मैं बैठा देता हूँ, एच ए ई जी सी एफ बी डी, इस तरह बैठेंगे सीटिंग बैठ, तो इसका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 35, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इस वर्ड को इस तरह लिखा जाता है, तो इसका पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कैसे आया। सी का देखो पलट गया है, सी मतलब COURT, यहाँ पे क्या है OCRTR। देखो O यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, R यहाँ हो गया, T यहाँ हो गया। ये इसका कोड कितना होता है 21, इसका कितना होता है 18, मतलब यहाँ -3 हो गया। अब इसमें देखते हैं R आगे आ जाएगा, O पीछे, E बाद में, R यहाँ पे। तो पहले इतना मैच करते हैं, R O इसमें है, R O इसमें है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। यहाँ RE दोनों इसमें RE, मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा। और इसमें डी में से क्या होगा -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे U में से -3 करके 18 आया है, तो D में से -3 करेंगे तो आएगा A। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 36, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि एक चीज देखिए इसमें आर आया है, आर इसमें कहीं नहीं है। उसने पूछा कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं बनेगा, बाकी सभी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उस वेन आरेख का चयन कीजिए, मतलब फुटबॉल प्रशंसकों, क्रिकेट प्रशंसकों और चिकित्सक। तो इसमें क्या संबंध बनेगा, तो देखो फुटबॉल प्रशंसक भी हो सकता है एक इंसान, क्रिकेट भी वही कर सकता है, और चिकित्सक भी दोनों हो सकते हैं, तो इस तरह बन सकता है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप ट्राई कीजिए खुद से, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और इसको आप 1 मिनट होल्ड करके इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान में रख के, मतलब इसका कुछ आम सेब हैं, तो पहले आम बना लो, कुछ आम सेब हैं,
ये सेब हो गए। सभी सेब अंगूर हैं तो ये अंगूर बना लो। उसने बोला कोई नाशपाती आम नहीं है तो ये नाशपाती यहाँ बना लो, नाशपाती। तो अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। उसने बोला कुछ अंगूर आम हैं तो अंगूर ये हैं, आम ये हैं, हाँ ये संतुष्ट कर रहा है। उसने बोला कोई अंगूर नाशपाती नहीं है तो अंगूर नाशपाती नहीं है, तो ये 100% नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने तो बोला था कि कोई नाशपाती आम नहीं है, तो नाशपाती तो यहाँ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो इसमें देखो और की कंडीशन बन जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन के लिए अनुसार, मतलब केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा गणितीय चिन्ह को आपस में बदला जा सकता। तो अपन पहले ऑप्शन से पुट करते हैं। देखो 10 - 4 + 13, उसने बोला भाग की जगह गुणा करेंगे, तो भाग है यहाँ पे गुणा 15 और गुणा की जगह भाग, यहाँ पे भाग 3। इसका आंसर 71 आएगा, तो यही सही है, नहीं तो फिर अगले ऑप्शन जाते हैं। तो सबसे पहले भाग देते हैं, 5 × 15, फिर गुणा करते हैं, 13 × 65। इसके बाद क्या है कि 10 - 4 + 65, 65 और 10 कितना हो जाएगा 75, 75 में से -4 जाएगा तो इसका आंसर 71। हाँ इस समीकरण संतुष्ट कर रहा है, मतलब इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसमें हम कौन कौन संख्याएं आपस में बदल के आंसर इसका 14 संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हम ऑप्शन बी रखते हैं। तो 8, उसने बोला 2 की जगह 6 रखना है, तो गुणे 6 की जगह 2 + 12 भागे 2 की जगह 6 -4, इसका आंसर 14 आना चाहिए, तो संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं, तो 6 दूनी 12 और एक गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 -4, तो 16 और 2 18, 18 - 4 तो कितना आएगा 14, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42, देखो ओ फिर आगे ओ ओ ओ, मतलब ओ आपस में 2 अक्षर आपस में चेंज हो रहे हैं और बाकी आगे नहीं जा रहा हो, तो ओ आएगा सबसे आगे, तो ओ देखते हैं किसमें, ए तो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं अगला वर्ड कौन सा होगा। देखो इसमें बहुत ध्यान से देखना कि आर देखो लास्ट में आया, तो आर अगले वाले में कहाँ आ गया, मिडिल में आ गया है। तो यहाँ देखो पी लास्ट में है, तो पी देखो अब मिडिल में आ जाएगा, तो मिडिल में मतलब ई की जगह यहाँ ई है, यहाँ मिडिल में पी आना चाहिए। इसमें ओ है, ए कैंसिल, ये तो पहले कैंसिल हो गया था। इसमें ए है, ए कैंसिल, इसमें ए है, ए कैंसिल, तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43, पैटर्न को पूरा करते हुए आकृति को पहचान कीजिए और इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी आएगी आकृति, इसको बना के देखते हैं। इसको इस तरह लाइन खींचते हैं और इसको इस तरह, इसको इस तरह और इस तरह। तो आप मैच कीजिए कौन सी मैच कर रही है, तो इसमें देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या में हम एक चीज पहले पढ़ चुके हैं कि एक वर्ग हो या आयत, उसमें विकर्ण खींचे गए, मान लो तो कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो जितना मैक्सिमम नंबरिंग आती है उसको डबल कर देते हैं, 4 दूनी 8, मतलब इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार अगर इसमें एक वर्ग और जोड़ दी जाए या आयत उसके विकर्ण खींच दी जाए तो 8 इसमें भी बन जाएंगे, लेकिन इसमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाते हैं। हम वो देखते हैं, कलर चेंज कर ले। तो देखिए कौन सा, एक तो ए बन गया, इसी तरह इस भुजा से एक ये बन जाएगा, तो इसमें 2 और बन जाएंगे, तो कितने हो गए 8 दूनी 16 और 2 18 ये बन चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमने ए वाला त्रिभुज इसके गिन लिए हैं। अब साइड वाले देखते हैं। साइड वाले में देखो एक तो हो गया, एक ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो इस प्रकार इसमें 6 और जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया टोटल 18 और 6 24, तो त्रिभुज संख्या 24। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कागज को मोड़कर कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इस वाले पासे को हम अपनी तरीके से स्टैंडर्ड भाषा में या अपने अनुरूप लिख लेते हैं, किस तरह, जिससे हमें मिलाने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप ऐसे खींचिए और इस तरह, ये ऊपर वाली फलक हो गई, नीचे वाली, ये चारों साइड के हो गए। तो इसके बाद इसमें हम देखते हैं एम ऊपर लिख लीजिए और ए यहाँ पे। अब इसके बाद लिख लेते हैं इसमें यहाँ पे 7, फिर है जे, फिर के, फिर एल। आप एक एक बारी देखते हैं और क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। देखो ए सेंटर हो गया, इसमें ऑप्शन ए में एल 7M, एल कहाँ पे, एल ए है। देखो जो लास्ट ए वाला बॉक्स यहाँ लगा सकते हैं, तो मतलब ए वाला बॉक्स यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ भी 7 लिख सकते हैं। तो देखो L 7M, L M 7,
देखो ये बन सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब बनने चाहिए कैसे। और इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, के ए जे, के ए जे, के ए जे, देखो ये भी हो रहा पुट, ये भी हो रहा। और इसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन, के जे, के एल जे, के एल और जे, तो देखो जे एल का अपोजिट है जे, तो इसमें नहीं आ पाएगा, मतलब बी ऑप्शन इसका क्रॉस हो जाएगा। डी में देखते हैं L7A, ये हो गया L, ये हो गया 7, ये सेंटर हो गया L7A, इसका ए भी पुट हो रहा, तो केवल एक ही इसमें बी ऑप्शन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि अपने तरह से डाइस बना लेते हैं और इसमें सेंटर मान के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं। जो इसमें एक को सेंटर मानते हैं, सेंटर मान के इसमें घुमा कर देखते हैं, जो वैल्यू पुट हो जाए या जो हमारा 5 में आ जाए तो वो ऑप्शन हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46। अब इसमें हम जीएस वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर ग्राम था, जो एक की देखरेख के अधीन था। तो किसके? ग्रामिक। हम सातवाहन के बारे में कुछ चीज़ें नोट करते हैं, जैसे सातवाहन ये मौर्य वंश संबंधित था, किससे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के पतन के बाद आया था क्वेश्चन। और इसमें स्थापना किसने की थी? तो स्थापना सिमुक ने की थी। और राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी प्रतिष्ठान। और इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 47। नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 10वां स्थान रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस बार किसी को स्थान नहीं दिया गया। चौथा स्थान मिला किसको है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ये खाली रखा गया है। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। किसको? डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 48। दिसंबर 2024 में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 49। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये इंडो ग्रीक का उदाहरण है। इसके बारे में हम कुछ डिटेल जान लेते हैं 49वें क्वेश्चन का, कि कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के शासन में इसकी चौथी मंजिल जो बनी थी वो तोड़ दी गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 50। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकदम। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो बाकी सभी कनाडा से लिए गए, जैसे मजबूत केंद्र का संघ ये भी यहीं से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार आधिकारिकता ये भी यहीं से कनाडा से लिए गए। केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 52। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था बांग्ला में। तो जनगण मन किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुरु रविंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 53। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। तो इसके बारे में, अनाईमुड़ी के बारे में जानते हैं कि ये दक्षिण भारत का इसे एवरेस्ट बोलते हैं। एक कहाँ पर है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 55। सतलज और नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा जानते हैं कि मान लो ये हिमालय पर्वत है, तो सबसे पहले यहाँ सिंध नदी से सतलज नदी, ये मतलब ये सिंधु के सिंधु और ये सतलज,
इसके बीच को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। सतलज से जो काली नदी है, काली नदी के बीच को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली नदी से तीस्ता के बीच, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और यहाँ पे दिहांग जो अरुणाचल प्रदेश की नदी है दिहांग, इसके यहाँ पे बोलते हैं असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 56, इसका मतलब 55 का ये डिटेल था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू नहीं चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। लू कहाँ चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम में चलती है। कहाँ पे लू चलती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम, यहाँ पे लू चलती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है? पहले नंबर तो देखते हैं किस झील पर है, तो ये लोकटक झील पर है और ये मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 58, किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो किए गए कार्य की इकाई जूल है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है CaCl2। अच्छा, एक बताइए कि NaCl का यूज कहाँ होता है? इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस धातु संघ में शरीर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो आर्थ्रोपोडा का शरीर वक्ष और उदर में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B3। जो B1 का नाम क्या होता है? ऑप्शन डी इसको देख लेते हैं। इसको B1 को बोलते हैं थायमिन और B4 को बोलते हैं, B4 नाम का कुछ होता ही नहीं है, और B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन और खनिज निम्न में से किसके लिए सहायक होते हैं? तो विटामिन और खनिज हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणालियां आमतौर पर आर्थिक नीतियां बनाने की योजना बनाने की प्राथमिकता देती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, जहाँ पे समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों होती है, वहाँ पर ये योजनाएं बनाने जाने की प्राथमिकता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। अच्छा, RBI की स्थापना किस आयोग द्वारा हुई थी? तो इसको याद रखना कि हिल्टन यंग। और SBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और RBI कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 65, हॉकी में यदि अंपायर एक बाजू उठाकर क्षैतिज रूप से दिशा का संकेत करता है तो इसका आशय क्या है? इसका आंसर है कि फ्री हिट है। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जनरेशन 1 से लेकर 5 तक का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब, फिर सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर, तीसरे में आया था एकीकृत सर्किट, और चौथी में आया था VLSI, और पांचवें में आया था ULSI। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा A 66 का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 67, सिम का पूरा रूप क्या है? मतलब सिम का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 68, CPU क्या है? तो CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। क्वेश्चन नंबर 70, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट एक कुंजियों को क्या बोलते हैं? तो इन कुंजियों को मॉडिफायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 74, यूनिकोड प्रदान करता है, तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड इसको यूनिकोड प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 75, खाली जगह खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 76, आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए खाली जगह फोल्डर में सहेजा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मसौदा ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं ब्लैक हैट्स हैकर। क्वेश्चन नंबर अगला 78, OSI मॉडल में नीचे से ऊपर तक लेयरों को सही क्रम में पहली 4 लेयर कौन सी हैं? तो पहली 4 लेयर कौन सी हैं? तो पहले फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक होती है, फिर नेटवर्क होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें टोटल कितनी लेयर होती है? 7 होती हैं। तो 4 तो हो गई हैं, तो 5वीं हो जाएगी सेशन लेयर, 6वीं हो जाएगी प्रस्तुतिकरण लेयर और 7वीं हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का एक फीचर है जो आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने की अनुमति देता है? तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग और ग्रामर चेकर। थिसोरस क्या है? तो ये थिसोरस में क्या करते हैं, हम किसी का सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग के लिए थिसोरस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले तो एक वेब कैम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 80 का सी। अब लास्ट में देखते हैं यूपी स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 81, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है तो ये कहाँ पर है? तो बिठूर में है। और एक चीज़ रखना कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम एक इसका चित्रकूट में एक आश्रम है इसका। क्वेश्चन नंबर 82, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मैथा तेल उत्पादन यही भारत में होता है, लगभग 85%। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 84, सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर जाएगा गोरखपुर में। इसमें एक चीज़ याद रखना कि यूपी का जो फर्स्ट सैनिक स्कूल था वो कहाँ पे था? तो वो लखनऊ में। तो कब बना था? 1960 में बन गया था। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का इटावा। क्वेश्चन नंबर 86, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है तो ये कहाँ पर है? 86 का आंसर हो जाएगा कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से गलत इसमें छांटना है। देखो, कानपुर में चमड़ा ये सही है, मेरठ चीनी ये सही है, वाराणसी में सीमेंट नहीं है ये गलत है, सहारनपुर में कागज ये सही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखना कि IIBR ये लखनऊ में नहीं है और बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 89, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तो ये कहाँ पर है? ननौरा। ननौरा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1976 में। क्वेश्चन नंबर अगला 93, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में प्रथम पुलिस संग्रहालय
की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो देखो, गेहूं उगाया जाता है, तिलहन भी उगाई जाती है, चावल, कपास नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रश बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा। क्वेश्चन नंबर 96, यूपी इंटरनेशनल शो 2024 में किस देश ने पर्यटन कंट्री के रूप में सहयोग किया है? तो वियतनाम। अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का नवाब की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 98, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराना को हम पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो इसमें बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ये सभी बुंदेलखंड में है। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया है? तो मथुरा में। इस स्कूल का नाम क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे हमारे 1 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डेली एक सेट सॉल्व करने की आदत डालें। और जैसे हमारे लगभग 30-40 सेट हम सॉल्व कर चुके होंगे पेपर से पहले, और सभी में 100 क्वेश्चन है, लगभग 3000 के आसपास, तो कम से कम क्वेश्चन हम लोग एक बार गुजर चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। तो एक बार और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।